हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 7 का चौथा पार्ट हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले के पार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने देखा कि रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, फिर अलग अलग रिफॉर्म्स हमने देखे। अभी इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स क्या क्या होते हैं और डेब्ट मार्केट रिफॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स है ना। टेक्नोलॉजी मतलब क्या, अभी जो ऑनलाइन बैंकिंग चल रहा है, अभी आप लोग जो आईएनबी कर रहे हो या यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, ये सारी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स आ गए। मतलब ऐसे कोई भी रिफॉर्म जिसको यूज करके आप घर बैठे यहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटीज ले सकते हो, आपको हर बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफानेट एज द फाइनेंशियल सेक्टर्स कम्युनिकेशन बैकबोन एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ठीक है, पहले इंफानेट को समझेंगे। इंफानेट को क्या है ना, ये फाइनेंशियल नेटवर्क है ना। फाइनेंशियल नेटवर्क, इसका एग्जांपल, बेटर एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए एक कस्टमर है, उसके पास उसका अकाउंट जो है ना वो महाराष्ट्र बैंक में है। ठीक है, महाराष्ट्र बैंक में है, और उसके गांव में एटीएम जो है वो महाराष्ट्र बैंक का नहीं है, वो गांव में एटीएम मशीन जो है वो मान लीजिए पीएनबी का है। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो गया अपना एटीएम लेके पीएनबी की एटीएम मशीन में, वहां पे उसने एटीएम कार्ड डाला और पैसे निकाले। तो कैसे है ना, एक बैंक के कस्टमर का डेटा दूसरे बैंक में कैसे अपनाया, कैसे फेच किया। तो ये होता है आपकी इंफानेट से, है ना। एक एटीएम मशीन दूसरे एटीएम मशीन से कम्युनिकेट कर पाता है, क्यों? क्योंकि दोनों मशीन जो है वो सैटेलाइट थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इंफानेट का मतलब क्या होता है कि ये एक सैटेलाइट बेस्ड वैन होता है। तो इंडिया में जितने भी हमारे एटीएम मशीन काम करते हैं, या जो भी रिटेल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, है ना, हम लोग जाते हैं सब्जी मंडी में, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। कैसे करते हैं वहाँ पे, कैसे एक दूसरे का डेटा जो है वो शेयर हो जाता है जल्दी से, कैसे पेमेंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाती है। या जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम सर्वर है हमारा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है, वो कैसे काम करती है। एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग जो होती है, वो कैसे होता है ना। आप लोग घर से बाहर गए नहीं, कहीं पे भी आप अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड वैन से कर सकते हो, जिसे हम बोलेंगे इन्फानेट। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन बैकबोन है। कम्युनिकेशन बैकबोन मतलब कि एक एक सर्वर का डेटा दूसरे सर्वर से, एक बैंक का डेटा दूसरे बैंक से, या किसी भी दो, है ना, आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई भी दो पार्टी जरूरी होती है, तो दोनों पार्टीज की इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कराने के लिए आपको इंफॉर्नेट की जरूरत पड़ने वाली है। फिर आता है आपका निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। अभी निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम क्या होता है ना, ये जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बेचती है या खरीदती है, तो आरबीआई इस पोर्टल से खरीदती है ना। आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद पाओगे या बेच पाओगे। फिर आता है स्क्रीन, है ना, एनडीएस क्या होता है, वो एनडीएस तो प्लेटफॉर्म होता है फॉर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वही। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना, आरटीजीएस, ये तो डेली होते रहते हैं। कि आरटीजीएस मतलब क्या होता है कि कोई दो अलग अलग बैंक में अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आधे, मैक्सिमम आधे घंटे में, है ना, मैक्सिमम आधे घंटे में पैसे जो है वो सामने वाले के अकाउंट में चले जाते हैं, और अगर नहीं भी जाते हैं तो रिटर्न आ जाते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। द यूज ऑफ एटीएम्स, कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग प्रोसेस, सीटीएस है ना, इस सीटीएस बोलते हैं एक्चुअली इसका। जो हम डेली यूज में वर्ड यूज करते हैं वो सीटीएस है, ईसीसीएस का। एंड अदर टेक्नोलॉजीज हैज चेंज द रोल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि ये एटीएम क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये हम हर रोज करते रहते हैं। तो इसको, ये आपको अच्छे से पता है। बस ई डबल सी एस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो सीटीएस की चेक हम लोग क्लियर कराते हैं, उसे बोलते हैं ई डबल सी एस। फिर आता है आपका हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर के सी चक्रवर्ती विथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम आईआईटी, आईआईएम, आईडीआरबीटी, बैंक्स एंड द आरबीआई, created the IT Vision document 2011-17 for the Reserve Bank and banks, which provided a roadmap for increased IT usage in the banking industries। तो यहाँ पे एक कमिटी को बिठाया गया था। तो उन्होंने क्या किया, जो सारे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स है या सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स है, उनको यहाँ पे लेके, जैसे कि आईआईएम हो गया, आईडीआरबीटी हो गया, ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो क्या है, स्पेशली रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ ये डेडिकेटेड है। फिर अलग अलग जो बैंक्स होते हैं, आरबीआई होते हैं, इन सबको साथ लेके उनके साथ बातचीत करके एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया कि आईटी विजन डॉक्यूमेंट। तो उसमें क्या किया, उसने एक रोड मैप बनाई। रोड मैप मतलब कि हमें आने वाले 10 सालों में हमें ये काम करना है, ये काम करना है। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमें ये मेजर्स लेने हैं, ताकि
जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आईटी को यहाँ पे हम ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज बना सके। फिर न्यू एज टेक्नोलॉजीज सच एज एआई एंड मशीन लर्निंग हैव रैपिडली शिफ्टेड द वे बैंकिंग वर्क्स टुडे। तो पहले के ज़माने में आपको पता होता था कि पर्सनल लोन की या लीड लीड जनरेट करने के लिए आपको काफ़ी बार पता होगा कि पर्सनल लोन की हो या कोई भी हो, तो स्टाफ को वहाँ पे पहले से देखना पड़ता था कि किसकी सैलरी कितनी है, या उसके अकॉर्डिंग उसका ईएमआई कितना होगा। ये सारी चीज़ें हमें मैन्युअली कैलकुलेट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है, है ना? अभी एआई के ज़रिए आप क्या मान लीजिए जो बैंकों के ऐप होते हैं, तो वहाँ पे अपने आप वहाँ पे लीड जनरेट हो जाती है ना, पर्सनल लोन की लीड जनरेट हो जाती है। आप तो ये लीड जनरेट करके कौन देता है ना, ये लीड जनरेट करके देता है एआई, है ना? वो आपके ट्रांजेक्शन के पैटर्न को एकदम उसको देखता है, उसके बारे में रिसर्च करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट यहाँ पे सजेस्ट करता है। बेटर एग्जांपल ले ले एआई का, तो आपकी जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है, वहाँ पे आप जब जाते हो तो वो मशीन जो है वो बात करती है ना, आपका पासबुक डालिए, फिर बोलती है कि आपका बारकोड स्कैन हो रहा है, फिर आपका पासबुक प्रिंट हो रहा है, थैंक यू भी बोलती है। तो ये क्या है, ये एआई है ना? ये जो रिपीटेड टास्क होते हैं बैंकों में, जो जैसे कि लीड जनरेट करना, पासबुक प्रिंट करना, या अभी एक नया सिस्टम भी आ गया है फ्रेंड्स, है ना, कि जो चैटबॉट होते हैं, हर एक बैंक के अलग अलग चैटबॉट है, जैसे कि एचडीएफसी का ईवा है, स्टेट बैंक का सिया है। तो ये क्या है, ये चैटबॉट मतलब क्या होता है, ये हेल्पिंग टूल होते हैं बैंकों में जो स्टाफ है, मान लीजिए कोई स्टाफ है उसको पता नहीं है पर्सनल लोन कैसे सोर्स करते हैं, तो वो चैटबॉट पे अपने डाल सकता है कि हाउ टू सोर्स अ पर्सनल लोन। तो हर बार आपको किसी और को फोन करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आ जाएगी। आप कुछ भी डालिए वहाँ पे, है ना, बैंकिंग रिलेटेड, जो आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या बैंकिंग रिलेटेड है, कुछ भी डालिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये क्या है, एआई है, आपका काम यहाँ पे आसान कर दिया है। तो ठीक से, तो एआई की वजह से क्या होगा कि रियल टाइम डेटा एनालिसिस करना आसान हो गया है, और जो बहुत बड़ा डेटा है ना, उसको एग्जामिन करके, उसको स्टडी करके एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बैंकिंग कस्टमर्स को देता है ना। जरूरत नहीं है, हाँ, बैंक के कस्टमर जो है उनको जरूरत नहीं है कि वो हर बार रिसर्च करे कि मैं पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, और मुझे कोई और लोन मिल सकता है या नहीं, या ओडी मिल सकती है या नहीं। उनको ऑटोमेटिक वहाँ पे उनके ट्रांजेक्शन के हिसाब से, उनकी हिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पे कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन, मतलब हर एक कस्टमर की जरूरत के हिसाब से वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन, है ना, सब चाहते थे कि इंडिया जो है वो डिजिटल बने, इसके लिए पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं ना, जो गरीब लोग है या ऐसे लोग जो आज तक बैंकों में नहीं आ पा रहे थे, जिनका बैंक अकाउंट नहीं था, उनके लिए ये फैसिलिटी है कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हो। फिर ई केवाईसी हमको पता है कि यूआईडी का ये प्लेटफॉर्म है कि अंगूठा लगा के आप अपनी जो है वो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि सामने वाला आदमी वही है या नहीं, ठीक है। यूपीआई तो सबको पता है, फोन पे, गूगल पे, हम लोग पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कराते हैं। तो इन सारी चीजों ने क्या किया कि एक पैराडिगम शिफ्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला, एक पॉजिटिव शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। एंड कंज्यूम द फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अभी फाइनेंशियल सर्विस में काफी हद तक हमें देखने को मिल रहा है। फिर पीएमजीडीवाई के जो 2014 में आया था, उसमें आज तक कितना 420 मिलियन बैंक अकाउंट यहाँ पे खोल रखे हैं, जिसमें जाम, है ना, जन धन, आधार और मोबाइल, ये तीनों, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कि इसका लॉन्ग फॉर्म में जन धन, आधार और मोबाइल, यानी कि तो जन धन अकाउंट है उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए, और जो आधार है उसको आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर इंडिया इनेबलिंग टू मेक फॉरवर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दी फ्यूचरिस्टिक मैनर। तो ये क्यों है, अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए और आधार को मोबाइल लिंक होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट सरकार जो पैसे देती है, जैसे कि पीएम किसान हो गया, या जो अभी महाराष्ट्र में चल रहे हैं लाडली बहन हो गया, या जो अलग अलग स्टेट में चल रहे हैं जो स्कीम्स होते हैं, उनके तहत यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है या जो पब्लिक है, उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में चले जाए, इसलिए ये सारे लिंक होना बहुत जरूरी होता है। जो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो मान लीजिए सरकार अगर 100 रुपए देती है किसी एक पब्लिक को, तो वो उन पब्लिक तक आते आते वो 100 में से 90 रुपए जो है वो बीच वाले लोग ही खा जाते थे, तो कस्टमर को यहाँ पे कितने सिर्फ 10 रुपए मिल जाते थे। तो इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो टर्म है वो यहाँ पे लाई गई, ठीक है। तो इसको कब लाया गया था, तो 1 जनवरी 2013 में यहाँ पे लाया गया था, ताकि जो कैश सब्सिडीज है और बेनिफिट्स है उनको डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए बेनिफिशियरी के अकाउंट में। फिर आता है आपका डेप्ट मार्केट रिफॉर्म्स। तो डेप्ट मार्केट रिफॉर्म्स फ्रेंड्स, आपका एक कैपिटल मार्केट का सब पार्ट ही है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक समझेंगे, जो आपका कैपिटल मार्केट है वहाँ पे इसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स इंक्लूड द इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑक्शन सिस्टम फॉर प्राइस डिस्कवरी।
तो ऑक्शन सिस्टम को लाया गया है ना। ऑक्शन सिस्टम हम लोग फिल्मों में देखते रहते हैं कि मान लीजिए किसी घर की अगर बोली चल रही है तो एक बोलता है मैं 10 लाख दूंगा, दूसरा बोलता है मैं 11 लाख दूंगा। तो ऐसे ऑनलाइन ऑक्शन है, वो ऑफलाइन होता है एक्चुअली। यहाँ पे ऑनलाइन ऑक्शन होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको बेचने के लिए यहाँ पे ऑक्शन सिस्टम लाया गया ताकि बेटर प्राइस यहाँ पे मिल सके। एडिशन ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है जिसमें अलग अलग सिक्योरिटी होती है, बॉन्ड होते हैं, उसमें काफी सारे सिक्योरिटीज को ऐड कर दिया है ना। जैसे कि कैश मैनेजमेंट बिल हो गया, यानी कि जब भी जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को तो कैश मैनेजमेंट बिल बेच के वो पैसे जनरेट कर सकती है। एंड इनेबलिंग मेजर सच एज अलाउिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमने देखा कि ऐसी कंपनी या ऐसा इंडिविजुअल जो हमारी इंडिया की कंपनी में पैसे लगाता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, मैनेजमेंट में हिस्सा लेने के लिए नहीं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, ये हमने देखा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पहले हमने देखा कि आरबीआई का एनडीएस के प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे खरीदारी बेचदारी होती है। तो कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती है जिन्हें जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे कि एनएससी हो गई, बीएससी हो गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी यहाँ पे खरीद बेच सकते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी डीलर्स इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने का बेचने का जो नॉर्मल पब्लिक होता है, जैसे कि हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डेप्ट मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो वहाँ पे वो प्राइमरी डीलर्स के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। 91 डे ट्रेजरी बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी एंड बेंचमार्किंग। तो ट्रेजरी बिल क्या पिछले पार्ट में हमने बोला था 90 डेज का होता है, लेकिन वहाँ पे मैं गलत थी शायद, यहाँ पे 91 डेज है, ठीक है। वो जल्दबाजी में मैंने 90 बोल दिया, 91 डेज था। तो ये क्यों होता है, ट्रेजरी बिल क्या होती है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिन्हें बेच के गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जब भी उनको जरूरत होगी तो टी बिल्स बेच के यहाँ पे पैसे जनरेट कर सकती है। लेकिन टी बिल्स का एक खासियत क्या है ना कि आप लिक्विडिटी को मैनेज भी कर सकते हो ना। मान लीजिए अगर आरबीआई को लगता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट की बात नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी तो आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई को लगता है कि मार्केट में जो है वो देश में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी, सरकार को बोले कि आप लोग टी बिल्स यहाँ पे इशू कर दीजिए। तो टी बिल्स इशू करने के वो बारे बाद में क्या होगा, लोग जो है वो टी बिल्स को खरीद लेंगे, है ना। टी बिल्स को खरीदेंगे तो लोगों के पास जो पैसा है वो सरकार के पास चला जाएगा और मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब उनको लगता है, जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा जो है वो कम है, हमें पैसा डालना चाहिए, तो ऐसे में वो क्या करेगी कि लोगों के पास जो टी बिल्स है उनको खरीद लेगी, है ना। उनको कुछ मतलब उनको कुछ लालच नहीं बोल सकती कि उनको कुछ पॉजिटिव आउटकम्स दिखा के यहाँ पे उनसे टी बिल्स खरीदेगी और मार्केट में पैसा यहाँ पे डालेगी। ये सारे जो है ना फ्रेंड्स, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स है, हम इसे भी सारे डिटेल में देखने वाले हैं। और फिर बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग मतलब क्या होता है, बेंचमार्किंग एक प्रोसेस होता है जो छोटी छोटी कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी सर्विसेज को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा बिरला हो गई, इन इन जैसी लोगों की कंपनीज के साथ, उनकी प्रोडक्ट के साथ, सर्विसेज के साथ यहाँ पे कंपेयर करती है। तो वैसे ही यहाँ पे डेब्ट मार्केट में होता है कि जो सिक्योरिटीज होती है, जो बॉन्ड होते हैं, उन पे जो इंटरेस्ट रेट लागू होता है, तो वो डिसाइड होता है आपके ट्रेजरी बिल को कंसिडर करके, ठीक है। इसे बोलते हैं बेंचमार्क, मतलब तुलना करना, है ना, दूसरे किसी बड़े कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, या जो ट्रेजर बेस्ड क्या है एक्चुअली ना, ये रिस्की नहीं है ज़्यादा और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो इसको एक स्टैंडर्ड मार्क के इसके बेस पे जो इंटरेस्ट रेट है बाकी सिक्योरिटीज का वो यहाँ पे डिसाइड होता है। फिर आता है जीरो कूपन बॉन्ड, है ना। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या होता है कि ये बॉन्ड मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट में से ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए अगर 100 रुपए का एक बॉन्ड है और इस पर अगर आपको 5% का ब्याज यहाँ पे मिल रहा है लोगों को, तो सरकार क्या बोलती है कि एक साल बाद हमें आपको 105 रुपए देने हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं होता है, हजारों में लाखों में बॉन्ड होते हैं, तो सरकार को ये रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करती है कि आप वो लोगों को बोलती है कि आप एक काम कीजिए, आप हमें 100 रुपए मत दीजिए, जो आपका 5% ब्याज यहाँ पे बन रहा है, जो हमें आपको एक साल बाद देना है, आप पहले से इस फेस वैल्यू में से उसे माइनस कर लीजिए। मतलब जब हम लोग सरकार को पैसे देंगे बॉन्ड खरीदते वक्त, तब हम सिर्फ 95 रुपीज देंगे, और जब एक साल पूरा हो जाएगा तब गवर्नमेंट हमें ब्याज मिला के यहाँ पे 100 रुपए दे देगी, ठीक है। कैलकुलेशन में इजी हो जाता है ना फ्रेंड, देखिए अभी एक बॉन्ड में का एक कैलकुलेशन हमने किया तो आसान लगा, यहाँ पे हजारों लाख का बॉन्ड्स होते हैं तो सरकार के पास उतना टाइम नहीं होता है ना, तो पैसे यहाँ पे बच जाते हैं, टाइम भी बच जाता है।
फिर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये तो हमें पता है कि जो बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट है वो कम ज़्यादा होता रहता है। कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, तो कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स मतलब क्या होता है कि जो इंडेक्स इंडेक्स मतलब कैपिटल इंडेक्स मतलब क्या होता है कि ये इन्फ्लेशन लिंक्ड बैंक बॉन्ड्स होते हैं। मतलब जब आपकी महंगाई बढ़ जाती है तो इनकी प्राइस भी बढ़ जाती है, जब महंगाई घट जाती है तो इनकी प्राइस भी घट जाती है। तो कुछ सिलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट होती है यहाँ पे, तो उनके प्राइस को यहाँ पे कंसिडर करके ये लिस्ट को या इस इंडेक्स को बनाया जाता है, इस इन बॉन्ड की वैल्यूज को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। फिर दिस वेर इशूड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड है। एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ये बहुत डीप कंसेप्ट है, इसको भी आगे देखेंगे। ठीक है। ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट, ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है कि एक बार बता दो आपको कि एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है कि जब आप व्यापार में कोई चीज़ को एक्सचेंज कराते हो तो फ्यूचर में मान लीजिए आपको लगता है कि वो चीज़ जो है महंगी होने वाली है, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो आप पहले से डिसाइड करके रखते हो। ठीक है। फिर ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है कि कोई एक आदमी होता है जो सिक्योरिटी खरीदता है और कोई एक आदमी होता है जो बेचता है। तो खरीदने वाले को ये पता होता है कि सामने वाला बेचने वाला कौन सा है, या बेचने वाले को पता होता है कि कौन खरीद रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो एनएससी होती है, बीएससी होती है या क्लियरिंग कारपोरेशन, ये सब बीच में कोई भी नहीं आता है। दोनों को पता होता है कि कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। फिर डेरिवेटिव्स होते हैं आईआरएस, एफआरएस। ठीक है। आईआरएस का वैसे तो लॉन्ग फॉर्म होता है कि इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट अकाउंट्स। ठीक है। और एफआरए का होता है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म है, यहाँ पे बता दूं कि मान लीजिए आपको यूएस जाना है एक महीने बाद, है ना, घूमने के लिए जाना है, लेकिन आपको पता है कि अभी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से यूएस डॉलर जो है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। फिर आप क्या करते हो, आप बैंक जाते हो और वहां पे बोलते हो कि मुझे एफआरए लेना है ना, मुझे फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट कराना है कि अगले एक महीने में मुझे मतलब 1 लाख डॉलर यहाँ पे चाहिए। फिर आप मान लीजिए आने वाले अगले एक महीने में चाहे रेट कम हो जाए या चाहे रेट बढ़ जाए, आपको आपने जिस दिन यहाँ पे एफआरए कराया था उस दिन की रेट से आपको आने वाले अगले महीने में उतने डॉलर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर यूएस डॉलर की प्राइस जो है वो अगर बढ़ जाती है तो आपके पैसे बच जाएंगे, है ना। मान लीजिए अभी अब जिस दिन आप एफआरए करने गए उस दिन अगर 94 रुपीज है और अगले मंथ में अगर यहाँ पे 96 रुपीज है, तो पर डॉलर के साथ आपके 2 रुपए यहाँ पे बच जाते हैं। इसका लॉस भी होता है कि मान लीजिए यूएस डॉलर जो है वो उसकी प्राइस अगर घट गई तो आपके पैसे जो है आपको ज्यादा पैसे वहां पे देने पड़ेंगे। फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड, ये हमने देखा, एनडीए सिस्टम देखा। सेटिंग अप ऑफ रिस्क फ्री पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू क्लियरिंग कारपोरेशन। ऑफ क्लियरिंग कारपोरेशन भी हमने डिटेल में देखा, जो पार्ट नंबर 3 है उसमें। ठीक। और आरटीजीएस फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। या जो शेयर मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, डेप्ट मार्केट, तो वहाँ पे डेप्ट मार्केट मतलब क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे डेप्ट मार्केट में स्टार्टिंग में बताना ये चाहती थी। डेप्ट मार्केट में क्या होता है, जो कंपनीज होती है और जो गवर्नमेंट होती है वो अपने बॉन्ड्स को, शेयर्स को या सिक्योरिटीज को बेच के यहाँ पे पैसे जनरेट करती है। ठीक है। और फिर आता है आपका यहाँ पे कि इस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए यहाँ पे डिलीवरी वर्सेस पेमेंट को लाया गया। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मतलब एक हाथ से पैसे दीजिए और दूसरे हाथ से सिक्योरिटी लीजिए, है ना। आपको सिक्योरिटी बेचने से पहले या सिक्योरिटी बेचने के टाइम पे पैसे जो है वो आपको देने पड़ेंगे, बाद में नहीं। रीपर्चेस अग्रीमेंट, है ना, रेपो मतलब क्या होता है, रेपो का लॉन्ग फॉर्म है एक्चुअली रीपर्चेस अग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक जो होती है वो जब जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से पैसे उधार ले सकती है रेपो रेट पे। ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट रेपो एडजस्टमेंट टूल है ये। इससे क्या होता है ना कि जब आरबीआई को लगता है कि पैसे ज्यादा है, बैंक जो है वो बहुत सारा लोन बांट रही है, तो आरबीआई क्या करेगी कि, सॉरी वो रिवर्स रेपो में होता है। जब आरबीआई को लगता है कि बैंकों के पास पैसे नहीं है लोन बांटने के लिए, मार्केट में लोन नहीं है, पैसे नहीं है ज्यादा, तो आरबीआई क्या करेगी कि बैंकों को यहाँ पे कुछ सस्ते रेट में यहाँ पे रेपो रेट पे पैसे जो है वो लोन के तौर पर उधार दे देगी। और फिर अगर बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो बैंक सामने यहाँ पे लोगों को लोन जो है वो बांटेगा। ठीक है। इसके कुछ अपोजिट होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है, जब आरबीआई को लगता है कि बैंकों के पास बहुत सारे पैसे हैं और बैंक जो है वो इतने पैसे होने की वजह से बहुत सारे लोन यहाँ पे बांट रखे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारा पैसा आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पे रिवर्स रेपो, है ना, रिवर्स रेपो एक्चुअली बुक में डिफिनेशन रिवर्स रेपो की ये है कि जब बैंक जो है अलग अलग वो
यहाँ पे आरबीआई को पैसे उधार देते हैं, लेकिन आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, उसे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, उसके खुद के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बोलती है उन बैंकों को, देखिए कि हम आप हमारे पास पैसे यहाँ पे गिरवी रखिए, आपको हम इस पे इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज देंगे। तो बैंकों को लगता है कि चलिए किसी शेयर मार्केट में या किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आरबीआई के पास हमारे पैसे सेफ भी रहेंगे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आरबीआई जो बैंक क्या करते हैं, उनके पास जो एक्सेस पैसे होते हैं उसे आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं और उसे अगेंस्ट आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट रेट भी देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोन यहाँ पे बैंक लोगों को बांट रहे थे, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, फिर बैंकों के पास पैसे कम बचेंगे लोन बांटने के लिए, और फिर यहाँ पे अपने आप मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक। फिर आता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वही होता है कि आपको लिक्विडिटी को मैनेज, लिक्विडिटी मतलब होता है कैश, जो मार्केट में यहाँ पे कैश बह रहा है लोगों के पास, आपके हाथ में जो पैसे है, पहले 500 रुपए की नोट हुआ करती थी, अब 50,000 है, तो ये कैश कहाँ से आ रहा है, ये लिक्विडिटी है। अगर आपके पास 500 रुपए थे तो आपका खर्चा भी कम था, अगर 50,000 है तो खर्चा ज्यादा है। तो ऐसे ही लिक्विडिटी अगर ज्यादा होगी तो आप ज्यादा खर्चा करोगे और महंगाई ज्यादा होगी। तो इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाई, जिसके तहत वो रेपो और रिवर्स रेपो का यूज करके यहाँ पे लिक्विडिटी मैनेज करती है। कैसे करती है शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रखे हैं। It has emerged as a tool for both liquidity management and also signaling device for the interest rate in the overnight market. तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज करके हम लोग लिक्विडिटी को मैनेज भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो एक दिन के लिए यहाँ पे बैंकों को लोन चाहिए, उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होता है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लेकर डिसाइड होता है। फिर आता है आपको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होता है यहाँ पे कि आरबीआई जो है वहाँ पे आपको पैसे, मतलब किसी एक आपको जब पैसों की जरूरत पड़ती है, तब आप आरबीआई के पास जाके इस एमएसएस स्कीम से पैसे उधार, जब आप इनको इमरजेंसी होगी तब आप यहाँ से पैसे उधार आरबीआई से ले सकते हो। ठीक है। इट हैज विच हैज एक्सपांडेड द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू द रिजर्व बैंक फॉर मैनेजिंग द सरप्लस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो यहाँ पे जो सरप्लस लिक्विडिटी है, जो लोग बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम फैसिलिटी यहाँ पे अवेल कर सकते हो। मार्केट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब क्या होता है कि जब भी बैंकों को कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कि मान लीजिए बैंक जो है वो उसका एनपीए बहुत बढ़ चुका है और उसके पास अभी लोन बांटने के लिए पैसे नहीं है, एनपीए पे करने के लिए पैसे नहीं है, उनका प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ये एक्चुअली कमर्शियल बैंकों के लिए, जो प्राइवेट बैंक होते हैं, पब्लिक बैंक होते हैं, वो इसमें आरबीआई से पैसे उधार ले सकते हैं जब उनको इमरजेंसी होगी तब। ठीक है? इतना टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये ना शॉर्ट में डिटेल में इसे आगे हमें समझना है। और अगर इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आते भी है ना, क्योंकि अलग बहुत सारे इसमें आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारी वैरायटी के रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे और शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि नीचे कुछ रिफॉर्म्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा रिफॉर्म जो है वो टेक्नोलॉजी रिफॉर्म नहीं है। ठीक है। फिर आपको ऑप्शन दे देंगे 1, 2, 3 और 4। फिर आपको बोलेंगे कि पहला वाला दे देंगे कि पीएमजेडीवाई है ना, टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। फिर दूसरा दे देंगे आपको यूपीआई। ठीक है। तीसरा दे देंगे ई केवाईसी और चौथा देंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये हो गया आसान सा सवाल। अब अगर डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे बढ़ाना है, तो यहाँ पे दूसरा दे देंगे कि ये इसे ले लेंगे कि मान लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कौन सा नहीं है, फिर ऑप्शन दे देंगे आपको, और ज्यादा ऑप्शन दे देंगे ना, मान लीजिए पांचवा ऑप्शन दे देंगे, दिया आपको पांचवा, पहला 1 और 2 है ना, छठवा ऑप्शन दे दिया गया कि 3 और 4 ठीक है। तो ऐसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। क्वेश्चन तो वही है, लाइन आपने वही पढ़ा, लेकिन अगर उसे डिफिकल्ट बनाना है तो एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और आजकल आपको ऐसे ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है। आसान सी लैंग्वेज में एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं एग्जाम में। तो आप मैं वही बता रही हूँ आपको कि लाइन जो है ना वो ध्यान से पढ़िए। ठीक है। और वैसे भी वहाँ पे लॉजिक, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मार के आप नहीं एग्जाम क्लियर कर पाओगे, आपको समझना है, आपको लॉजिक भी लगाना है वहाँ पे। ठीक है।
साइड से बात है कि टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, PMJDY, EKYC, अंगूठा लगा के टेक्नोलॉजी, मतलब जो सारे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और यूपीआई तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है ही। तो जो इससे ब्रॉड कंसेप्ट होते हैं जैसे कि एफआईआई हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई, जिससे हमारा कोई मतलब ज्यादा ताल्लुक नहीं होता है, नहीं ये ब्रांच लेवल पे नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा आइडिया एग्जाम में लगा सकते हो। आइडिया लगाना ही पड़ता है फ्रेंड्स, हर बात जो है आप सीख के नहीं जा सकते हो, या हर बार आप रट के भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत लॉजिक भी वहां पे लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 4 जो है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।